ये हैं श्रीमान वीरेंद्र और उनकी पत्नी श्रीमती वंदना। इनका नाम शहर के सबसे रईस और एजुकेटेड लोगों में शुमार है। एजुकेशन में भी इनकी गिनती इस शहर के कुछ चुनिंदा लोगों में होती है। दोनों ही पीएचडी होल्डर्स हैं। स्टाइल सेंस और लेटेस्ट फैशन में श्रीमान वीरेंद्र की श्रीमती का कोई जवाब नहीं। फैशन के मामले वो हमेशा अपडेट ही रहती हैं। वीरेंद्र, ये देखो, ये इंडो वेस्टर्न वेडिंग आउटफिट हमारी डॉक्टर पर अच्छी लगेगी ना? वंदना वीरेंद्र को मैगजीन में एक फोटो दिखाती है। ड्रेस तो बहुत अच्छी है वंदना, बट जब तक आस्था की शादी होगी तब तक ये ड्रेस आउटडेटेड हो जाएगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वीरेंद्र? नेक्स्ट मंथ उसका 25वां बर्थडे है। यही तो राइट एज है मैरिज की। यू आर राइट वंदना, बट मैं सोच रहा था कि हम दोनों की तरह हमारी बेटी भी पीएचडी कर लेती, उसके बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचते। नो, पीएचडी करने में बहुत टाइम लगेगा। आस्था हम दोनों की तरह शादी के बाद भी तो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती है ना। और फिर आज के टाइम में अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने पंडित जी से बात की थी, उनकी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। उसका खानदान और हैसियत हमारे बराबर ही है। मैं चाहती हूँ कि अगर सब कुछ सही रहे तो आस्था उसी घर में डॉटर इन लॉ बनकर जाए। यू आर द बॉस, जैसा तुम्हें सही लगे। बट एक प्रॉब्लम है, पंडित जी ने लड़के की एजुकेशन के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया। वंदना और वीरेंद्र आपस में बातें कर रहे थे कि तभी हाथ में ट्रॉली बैग लिए वन पीस पहने आस्था की एंट्री होती है। हाय मॉम एंड डैड, कैसे हैं आप दोनों? वंदना और वीरेंद्र भागकर आस्था के पास जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम अचानक कैसे? मॉम, आई थिंक आप भूल रही हैं कि ये मेरा फाइनल ईयर था और एग्जाम खत्म होते ही मैंने इंडिया की पहली फ्लाइट ली और सीधा यहाँ चली आई। वो तो मुझे याद है, बट तुमने तो कहा था ना कि तुम नेक्स्ट मंथ आओगी। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने आने का राइट टाइम नहीं बताया। वंदना, क्या तुम आस्था से सारी बातें यहीं कर लोगी? वो लॉन्ग ट्रैवल करके आई है, थकी होगी, उसे थोड़ा रेस्ट तो कर लेने दो। अली, मेरा डुगू कहाँ है? यह है वीरेंद्र और वंदना की इकलौती बेटी आस्था, जिसे उन्होंने स्टडी के लिए फॉरेन भेजा था। इन दोनों की बातों से आप समझ ही गए होंगे कि इनके लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको मिलवाते हैं उस फैमिली से जहां शायद बहू बनकर वंदना जाने वाली है। यह है राज का आधा मॉडर्न और आधा देसी परिवार, जो इनके पहनावे और ब्रेकफास्ट के मिसमैच से साफ पता चलता है। राज की परदादी शकुंतला और उसकी दादी रुक्मणी के अलावा माँ शीला ने मॉडर्न साड़ी और भाभी रुचि और बहन खुशबू ने वन पीस जैसे मॉडर्न ड्रेसेस पहने हुए हैं। राज की दादी और परदादी ने साड़ी पहनी है, तो वहीं बाकी के सभी मर्दों का पहनावा टिपिकल देसी है। सबने धोती कुर्ता पहना है और सबके सिर पे पगड़ी है। गुड़ और चने का नाश्ता घर के सभी मर्दों के लिए और बाकी का नाश्ता औरतों के लिए। वहीं शीला सैंडविच खाते हुए। आज के सैंडविच बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं, तुम भी ट्राई करो सुजीत। मुझे खेतों में काम करना होता है, इन सैंडविचों से मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे लिए गुड़ चना ही बेहतर है। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है भाग्यवान, मुझे नाम लेकर मत बुलाया करो। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि पत्नी अपने पति का नाम लेती है। What is this भाग्यवान? मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। कितना अजीब लगता है। मेरा नाम लिया करो और पत्नी अपने पति का नाम ले, इसमें क्या बुराई है? मॉडर्न जमाना है, सभी औरतें अपने पति का नाम लेती हैं। तुम्हें कुछ समझाना ही बेकार है। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। और पत्नी तो पति का भाग्य होती है, तो भला भाग्यवान कहने में क्या बुराई है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि आराम से चबाया करो, इस तरह आवाज निकालना बैड मैनर्स होता है। अरे भाग्यवान, चने चबाऊंगा तो आवाज तो आएगी ही। न जाने कैसे इन गवारों के बीच फंस गई। मुझे पता होता तो कभी इस घर में शादी न करती। नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। इतनी बड़ी कंपनी में हैंडल करती हूँ। क्या कहा बहू तुम्हें? कुछ नहीं माँ जी। तभी वहां पंडित वेद प्रकाश आते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सुबह सुबह आया है, जरूर अच्छी खबर लाया होगा। दादी माँ, वो लड़की वालों ने रिश्ते से मना कर दिया। उनका कहना है कि वो अनपढ़ लड़के से अपनी पढ़ी लिखी बेटी कभी नहीं ब्याहेंगे। हाय राम, ऐसा कहा उन्होंने? तो क्या मेरे पोते को पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलेगी? क्या इस खानदान में अब पढ़ी लिखी बहू नहीं आएगी? नहीं माँ जी, मेरे होते हुए भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ही तो आपके बड़े बेटे का रिश्ता करवाया था। मेरे कांटेक्ट में एक रिश्ता है। लड़की विदेश में पढ़ी हुई है, मॉडर्न है, इस घर की बहू बनने लायक है। बेटा,
मैं कुछ नहीं जानती, तू चाहे जो कर, उस लड़की का रिश्ता मेरे पड़पोते से ही होना चाहिए। मेरे खानदान में पढ़ी लिखी बहू ही आनी चाहिए, वरना मैं अपनी छड़ी से तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। माँ जी ऐसा न करना, नहीं तो फिर मैं आपके घर कैसे आ पाऊंगा। हंसता है नालायक, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं अभी लड़की वालों के घर जाता हूँ और मामला फिट करता हूँ। वेद प्रकाश वहां से चला जाता है, जहां उनके जाने के बाद धोती कुर्ता पहने कीचड़ में सना कंधे में फावड़ा रखे राज आता है। माँ, मैंने पूरी रात जागकर फसल को पानी दे दिया है। बेटा, अब से तुम मुझे मॉम कहने की आदत डाल लो। क्यों माँ? मैं तो बचपन से तुम्हें माँ ही कहता आया हूँ, फिर अब मॉम क्यों? पिछली बार पंडित जी जो रिश्ता लाए थे वो टूट गया है। लड़की वालों का कहना है कि वो अनपढ़ लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। लेकिन पंडित जी ने कहा है कि उनकी नजर में एक और पढ़ी लिखी लड़की है, वो उससे तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। लेकिन अगर लड़की वालों को फिर से पता चल गया कि तू अनपढ़ है तो वो रिश्ता भी टूट जाएगा। इसलिए या तो तुम मॉडर्न एक्सेंट में बात करना सीख लो, या फिर घर के सभी मर्द इस बार कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम लेडीज सब कुछ हैंडल कर लेंगी। इस घर की परंपरा नहीं ढूंढनी चाहिए, मॉडर्न और पढ़ी लिखी बहू आनी चाहिए। अरे ठीक है, अगर पंडित मामला जमा देता है तो इस बार लड़की वालों के सामने हम में से कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तुम औरतें ही अपने हिसाब से बात कर लेना। भले ही राज का परिवार आधा मॉडर्न और आधा टिपिकल देसी है, लेकिन रईसी में आस्था के परिवार से कम नहीं है। राज के घर की सभी औरतें मॉडर्न और पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मर्द अनपढ़ के अनपढ़, एकदम अंगूठा छाप। शाम का समय होता है, पंडित वेद प्रकाश, वंदना और वीरेंद्र के घर पहुंचते हैं। उस समय हमेशा की तरह वो दोनों अपने गार्डन में बैठे चाय पी रहे थे। वेलकम पंडित जी, आप आए हैं तो जरूर कोई गुड न्यूज ही होगी। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे जिस लड़के के बारे में बात की थी ना, उनकी फैमिली मेंबर्स आपकी बेटी को देखना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से उन्हें हमारे यहाँ इनवाइट कीजिए। अरे ठीक है, फिर मैं कल ही दोनों फैमिली की मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। ऑफ कोर्स, लेकिन लड़के की एजुकेशन वो कल आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। पंडित जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं और तुरंत राज के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर वो राज की माँ से वीरेंद्र की कही बात बताते हैं और अगले दिन राज का पूरा परिवार आस्था के घर वही मॉडर्न और देसी पहनावे के साथ पहुंच जाता है। राज की परदादी और दादी ने साड़ी पहनी हुई है, उसकी माँ ने मॉडर्न साड़ी, भाभी और बहन ने शॉर्ट ड्रेसेस पहने हैं। बाकी के सभी मर्दों ने धोती कुर्ता पहना है और सिर पर पगड़ी लगाई है। वीरेंद्र और पंडित जी उन सभी के साथ हॉल में रखे सोफों पर बैठे हैं। अरे ये है श्रीमान वीरेंद्र प्रताप जी। इनकी गिनती शहर के रईस और एजुकेटेड लोगों में होती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी मेरे घर में तशरीफ लाई, मुझे बहुत खुशी हुई। पंडित जी वीरेंद्र से भी राज के पूरे परिवार का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इनकी भी आपकी तरह ही फैक्ट्रीज हैं, लेकिन ये बहुत बड़े जमींदार भी हैं। वो भी खानदानी। पंडित जी, इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, लड़की को बुलवाइए, पहले उसे देख लेते हैं, बाकी की बातें बाद में भी हो जाएंगी। वंदना, आस्था को लेकर आओ। आस्था और वंदना के रूम से निकलती हैं। दोनों ने ही मॉडर्न साड़ी पहनी होती है। ये है मेरी बेटी आस्था, इसने फॉरेन से एमबीए किया है। बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और फिर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कंफर्म ही है। भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत गॉर्जियस है, मुझे पसंद आई आपकी बेटी। वो सब तो ठीक है, बट आपके बेटे के एजुकेशन के बारे में जरा बताइए। तुम ये क्या कर रहे हो वीरेंद्र? जरा इनके आउटफिट्स तो देखो, मॉडर्निज्म और ट्रेडिशन साफ साफ दिख रहा है। मतलब भले ही ये लोग रईस हैं, बट मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अपना ट्रेडिशन नहीं भूले। तुम भला इनसे ये सब कैसे पूछ सकते हो? कुछ तो सोचो। लगता है ये रिश्ता भी हाथ से गया, अब मैं इन्हें क्या कहूँ। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम ना एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, इसलिए इन्होंने ऐसा पूछा। वैसे हमें पता है कि आप सभी एजुकेटेड ही होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा मिसेस वंदना। अब मैं अपनी बेटी की एजुकेशन के बारे में आपसे क्या ही कहूँ। हमारी बातें तो चलती रहेंगी। मुझे लगता है इस वक्त राज और आस्था का बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी के बाद हम कोई डिसीजन ले सकेंगे।
वंदना के कहने पर आस्था और राज घर के गार्डन में जाकर बातें करते हैं। I have completed my MBA and my dream is to become a PhD scholar like my mom and dad. You too must have a dream. हे भगवान, ये अंग्रेजी में क्या पटर पटर कर रही है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। राज, you too must have a dream. है? उस वक्त आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए राज का है उससे सुनाई दिया। राज, so what is your dream? मुझे अपने घर जाना है। ये मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? कोई रिएक्शन ही नहीं है। तभी वहां लंगड़ाता हुआ डुग्गू आता है। राज उसे गोद में उठाता है। अरे, ये आपका डॉगी है? यप, ये पिछले कुछ दिनों से बहुत पेन में है। बहुत ट्रीटमेंट करवाया लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट से ठीक कैसे होगा? इसकी कमर में मोच जो है, अभी 2 मिनट में ठीक किए देता हूँ। राज डुग्गू की कमर जोर से दबाता है। डुग्गू खुश होकर उसका मुंह चाटने लगता है। राजू उसे जमीन में रखता है। वो खुशी से भौंकता हुआ इधर उधर भागने लगता है। Well, so he is a veterinarian, इसलिए इसके भाव बड़े हैं। अब मुझे इससे शादी करनी ही पड़ेगी। इसे भी तो पता चले who I am. मैं मवेशियों की चाल देखकर बता देता हूँ कि उन्हें क्या तकलीफ है। दूर दूर से आते हैं लोग मेरे पास। बस बस, अब मैं समझ गई। इधर आस्था ने राज को पसंद कर लिया था। उधर हॉल में वंदना और वीरेंद्र के सभी सवालों के जवाब शीला ही दे रही थी। वो किसी को भी बोलने का मौका नहीं दे रही थी। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, जब से सिर्फ आप ही बोल रही हैं। मिसेस शीला, आपने ना तो अपने इन लॉज को बोलने का मौका दिया, ना ही हस्बैंड को, और ना ही डॉटर इन लॉ को। कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। हमारे घर की परंपरा है कि सास ही अपनी बहू के बारे में बात करती है। आखिर सास का काम बहू से और बहू का काम सास से पड़ेगा, तो सास बहू के मामले में किसी और का क्या काम। Well said, माँ जी, well said. एक बार इस घर में अपनी बेटी की शादी हो जाने तो सब पता चलेगा कौन क्या है। तभी वहां राज और आस्था आते हैं। मॉम एंड डैड, मुझे राज जी पसंद है। हमें आपकी बेटी पहले से ही पसंद है, तो फिर देर किस बात की है? पंडित जी भी यही हैं। मुहूर्त निकलवा कर जल्दी से शहनाइयां बजवाते हैं। मैं तो कुंडली भी अपने साथ लाई हूँ। अरे तब तो फिर चट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी कीजिए। यजमान जी, आप भी अपनी बेटी की कुंडली लाइए। मैं अभी दोनों की कुंडली मिलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकालता हूँ। पंडित जी के निकाले गए मुहूर्त में राज और शीला की शादी धूमधाम से होती है, इस उम्मीद में कि उसकी शादी मॉडर्न ख्यालों वाले परिवार में हुई है। पति पशु चिकित्सक है। आस्था अपने ससुराल जाती है, जहां सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। शादी की अगली रात आस्था ससुराल में अपने बेडरूम में नाइट ड्रेस पहनकर सोने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां राज शर्ट पैंट पहने हुए आता है। ये क्या राज, तुमने अभी नाइट ड्रेस नहीं पहनी? जल्दी से चेंज कर लो। अरे मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं नाइट ड्रेस नहीं पहनता। ऑलराइट, मुझे बिना नाइट ड्रेस की नींद ही नहीं आती। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर हमेशा वाला ब्रेकफास्ट रखा होता है और राज के सभी घर वाले अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां मॉडर्न स्टाइल में साड़ी पहने और बाल खुले किए हुए आस्था राज के साथ आती है। आओ बहू, तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। ये क्या, इस घर की लेडीज और जेंट्स अलग अलग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? सबकी अपनी पसंद है, जिसे जो पसंद है वो खाए। मैं तो सैंडविच खाऊंगी। देवरानी जी, तुम्हारे मॉम डैड ने बताया था कि आपकी जॉब लगने वाली है। जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती, तब तक अगर तुम चाहो तो फैमिली बिजनेस में हम सबकी हेल्प भी कर सकती हो। मैं तो राज की हेल्प करवाऊंगी। मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। मैं उन्हीं के साथ उनके क्लिनिक में जाऊंगी। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? जाओ तुम, आज अपने पति के साथ जाओ। ब्रेकफास्ट करके सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सारी लेडीज ऑफिस और सारी जेंट्स खेत चले जाते हैं। वहीं अब आस्था भी राज के साथ खेत पर जाती है। आओ, मैं तुम्हें आज अपने खेत दिखाता हूँ। राज ट्रैक्टर में बिठाकर आस्था को खेतों की सैर करवाता है। यो, डस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी त्वचा और बाल खराब हो जाएंगे इससे। राज न जाने क्लिनिक कब तक जाएंगे। अब ऐसे ही सुबह से दोपहर हो जाती है। अब घर चलते हैं, खाना खाने का समय हो गया है। राज, मुझे तुम्हारा क्लिनिक देखना है। तुम मुझे अपनी क्लिनिक कब ले चलोगे? तुम किस क्लिनिक की बात कर रही हो आस्था? अच्छा, तो इसका मतलब ये हॉस्पिटल में पोस्टेड है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
खेत में काम कर रहे सभी लोग घर जाते हैं। राज और आस्था अपने कमरे में जाकर फ्रेश होते हैं। बाकी के लोग भी अपने अपने कमरों में जाते हैं। अब नहा धोकर गाउन पहनकर आस्था किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, जहाँ पहले से ही सुजीत, शुभम और विपिन खाना बना रहे होते हैं। आप सब लोग खाना क्यों बना रहे हैं? सब लेडीज कहाँ हैं? क्या कर रही हैं? भाभी जी, घर की सभी लेडीज इस समय ऑफिस का काम संभाल रही हैं और सभी मर्द घर में हैं, तो घर का काम हम संभाल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? बट व्हाई? बहू, ये हमारे घर की परंपरा है। पहले ये काम मेरे दादाजी और पिताजी किया करते थे, अब मैं और मेरे दोनों बेटे करते हैं। और जो काम मेरी पत्नी और बहू कर रही है वो पहले मेरी माँ और मेरी दादी किया करती थी। बहुत ही जल्द तुम समझ जाओगी। पढ़ी लिखी कारोबार संभाल रही है और अनपढ़ घर संभाल रहे हैं। ये इस घर में हो क्या रहा है? आई कांट अंडरस्टैंड। आस्था वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तभी राज उसे एक लेटर देता है। आस्था, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। ये क्या है? लेटर है, कुरियर वाला देकर गया है। वो तो मैं भी देख रही हूँ कि लेटर है, लेकिन क्या तुम नहीं पढ़ सकते? नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। अरे, तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो? इतना भी लेजी मत बनो कि एक लेटर भी ना पढ़ सको। अब तो तुम ही पढ़ोगे। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं सच में कुछ नहीं पढ़ सकता। अच्छा ठीक है बाबा, तुम बहाने मत बनाओ, दो मैं ही पढ़ देती हूँ। आस्था राज के हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगती है। ये लेटर तो बैंक से आया है, लोन अप्रूवल का। क्या तुमने कोई लोन अप्लाई किया था? भला मैं लोन का क्या करूंगा? जरूर माँ ने लोन अप्लाई किया होगा। वो हमारे कारोबार को विदेश तक फैलाना चाहती हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत होगी। दैट इज अ ह्यूज थिंग। तब तो मैं भी अपनी मदर इन लॉ की हेल्प करूंगी। अब मैं भी कल से ही फैमिली बिजनेस समझने के लिए ऑफिस जाऊंगी। अगले दिन घर पर हमेशा की तरह सारे जेंट्स थे और मॉडर्न ड्रेस पहनकर सारी वर्किंग लेडीज ऑफिस गई हुई थी। आस्था भी ऑफिस में थी और जब सब लेडीज शाम को घर आई तो देखा कि बैंक मैनेजर विजय घर पर है और सभी जेंट्स परेशान हैं। क्या हुआ? तुम सब इतने कंफ्यूज और परेशान क्यों हो? बैंक मैनेजर विजय बोल रहा है कि इतना बड़ा लोन अप्रूव करने के लिए कुछ से देखिए, आपका लोन अमाउंट बहुत बड़ा है, जिसे अप्रूव करने से पहले सिक्योरिटी के लिए कुछ हमारे पास गिरवी रखना होगा। तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है? बिजनेस आगे बढ़ाना है तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तुम तो सब जानती हो ना, माँ इस घर के सभी छोटे बड़े फैसले घर की पढ़ी लिखी औरतें ही लेती हैं। हम मर्द तो अपने लिए एक पैंट तक खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, तो भला इतना बड़ा फैसला हम कैसे ले लेते? ये क्या, मैं जब से घर में आई हूँ पढ़ी लिखी और अनपढ़ ही सुन रही हूँ। कहीं इस घर के सभी मर्द नो, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े खानदान के मर्द इलिटरेट नहीं हो सकते। अब वहाँ शकुंतला और रुक्मणी भी आती हैं। बहू, मैंने सारी बातें सुनी। कारोबार आगे बढ़ाने के लिए घर गिरवी रखना समझदारी नहीं है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। माँ जी, आप बेवजह डर रही हैं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी हम सब ने रिस्क लिया है और सक्सेसफुल ही हुए हैं। अब तक सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बहू ही थी, अब तो मेरी छोटी बहू भी आ गई है। हम तीनों मिलकर बिजनेस आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन माँ जी आप क्या कहती हैं? मैं क्या कहूँगी, मुझे तो इस घर की औरतों पर पूरा भरोसा है। जो करेंगे सही ही होगा। इतना कहकर शकुंतला अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या, इतना बड़ा डिस्कशन हो रहा है और इस घर के जेंट्स कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ लेडीज ही डिस्कस करके डिसीजन ले रही हैं। पक्का दाल में कुछ काला है। शकुंतला कमरे में रखे लॉकर से प्रॉपर्टी के पेपर लाकर बैंक मैनेजर विजय को देती है। ये सारे डॉक्यूमेंट एकदम करेक्ट है, आप अब इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। विजय राज को एक फॉर्म देता है। माँ देखो तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि इस घर में रहने वाले सभी सदस्य प्रॉपर्टी के पेपर बैंक में गिरवी रखने के लिए राजी हैं। शकुंतला, रुक्मणी, शीला और रुचि उसमें साइन करती हैं और लेकिन कृष्णलाल, सुदामा, सुजीत, शुभम, राज और विपिन अंगूठा लगाते हैं। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? आई कांट बिलीव दिस। इसका मतलब बहू तुम भी साइन करो, तुम भी तो हमारी फैमिली की मेंबर हो। अब आस्था भी साइन करती है। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे ससुराल के सभी जेंट्स अनपढ़ हैं और घर की सभी लेडीज पढ़ी लिखी और मॉडर्न हैं, इसीलिए इनके पहनावे में भी फर्क है और काम में भी। अब आस्था अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद राज भी अपने कमरे में आता है। तुम अनपढ़ हो, गवार हो, तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? झूठ बोलकर मुझसे शादी क्यों की? मैंने कब बोला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ? तुमने खुद ही मुझे पढ़ा लिखा समझकर मुझसे शादी के लिए यहाँ की।
उस दिन जब तुम मुझसे अंग्रेजी में बात कर रही थी, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आई। मैंने तुम्हारे कुत्ते की मोच सही की, उसके बाद न जाने क्या हुआ कि तुमने खुद ही मुझे पढ़ा लिखा समझ लिया। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी ही गलती है जिसे अब मैं सुधार नहीं सकती। हाँ, बट अब तुम्हें सुधारने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ। कौन सी बात? तुम्हारा इतना बड़ा खानदान है और परिवार में यूनियन भी है, फिर इस परिवार के सभी जेंट्स अनएजुकेटेड क्यों हैं? और तुम्हारे खानदान को पढ़ी लिखी ही बहुएं क्यों चाहिए? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता, ऐसा क्यों है? जैसे तुम्हारी शादी मुझसे की गई वैसे ही भाभी के साथ भी हुआ था, लेकिन अब वो खुश हैं क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में उनका ओहदा पुरुषों से बड़ा है। कुछ भी हो, मैं ये एजुकेटेड बहू और अनएजुकेटेड मर्दों की मिस्ट्री सॉल्व करके ही रहूंगी। तो मेरी बॉक्स का हाथ क्यों लगाता है? अब दादाजी ने तुझे पढ़ने से मना किया हुआ है, तो अगली बार से तूने ऐसा किया तो मैं तेरी शिकायत परदादा और परदादी से कर दूंगी, फिर वो तुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। खुशबू किसे डांट रही है? आस्था खुशबू के कमरे में जाती है। तुम किसे डांट रही थी खुशबू? भला किताबें लेने के लिए कोई किसी को इस तरह डांटता है क्या? देखिए ना भाभी जी, जब इस घर के मर्दों को पढ़ना लिखना मना है तो विपिन मेरी बॉक्स का हाथ क्यों लगाता है? अगर दादाजी को पता चल गया तो इसे डांट पड़ेगी ही, साथ ही मुझे भी डांट सुननी पड़ेगी। पढ़ने के लिए भला कोई किसी को क्यों डांट सकता है? ये तो मैं कुछ नया ही सुन रही हूँ। ये इस घर के मर्दों के ना पढ़ने का नियम परदादा और परदादी ने बनाया था। आप उनसे जाकर पूछिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आस्था शकुंतला और कृष्णलाल के कमरे में जाती है। वो दोनों अपने बेड पर लेटे हुए थे। बहू, आज पहली बार हमारे कमरे में आई हो, कोई जरूरी काम ही होगा? जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं जानता था जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तुम जरूर आओगी। तुम्हें जो पूछना है वो मैं जानता हूँ। तो फिर मुझे आंसर भी दीजिए। इस घर के मर्दों के ना पढ़ने का नियम एक श्राप की वजह से है। लगभग 70 साल पुरानी बात है। 70 साल पहले 20 साल के जवान कृष्णलाल अपनी हवेली के गार्डन में कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे हैं। तभी वहां अपना नवजात बच्चा लिए सृष्टि आती है। साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए या फिर मुझे काम ही दे दीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा साहब। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? साहब, मैं कभी विद्यालय ही नहीं गई। तो फिर तुम घर में काम करने के काबिल नहीं हो। साहब, ऐसा न कीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अगर इसका इलाज न करवाए तो ये मर जाएगा। इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मदद कीजिए साहब। मेरे घर के सभी नौकर पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ लोगों से बात करना मेरी शान के खिलाफ है। मेरे खानदान का हर मर्द गुरुकुल में पढ़ा हुआ है। मुझे नफरत है अनपढ़ लोगों से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर घमंड है ना, इसी घमंड की वजह से तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, इस घर का हर पढ़ा लिखा मर्द मेरे जैसे ही दर दर भटकेगा और जिल्लत भरी जिंदगी जिएगा। उसी श्राप के कारण मैंने न अपने बेटे को पढ़ने दिया न उसके बेटे को, और इसलिए घर का कोई भी मर्द पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि उस औरत का श्राप आपके खानदान के पढ़े लिखे मर्दों को बर्बाद कर देगा, तो आप उसका श्राप तोड़ने का उपाय क्यों नहीं करते? कैसा उपाय बहू? आप ही एक ऐसी संस्था शुरू कीजिए जो बेसहारा औरतों को सहारा दे, बच्चों का मुफ्त इलाज करवाए, उनके एजुकेशन का खर्चा उठाए और जो औरतों और लड़कियों को पढ़ाना चाहती हैं पढ़ाई में उनकी मदद करे। बहू, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। अरे मरने से पहले मैं ये जरूर करूंगा। जब आस्था को यह पता चला कि एक श्राप के कारण उसके ससुराल का कोई भी मर्द पढ़ लिख नहीं पा रहा, तब उसने श्राप तोड़ने का सुझाव दिया। उसका देवर विपिन पढ़ना चाहता था। उसने पढ़ने में उसकी मदद की और अपने पति राज को भी थोड़ा बहुत पढ़ाया। विपिन चोरी चोरी अपनी बहन की किताबें पढ़ता था, इसलिए उसे बहुत कुछ नॉलेज थी। उसका एडमिशन 9th क्लास में हो गया था। 9th क्लास पास होने के बाद विपिन अपनी भाभी आस्था के रूम में गया। भाभी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप ना होती तो मैं कभी पढ़ नहीं पाता। आस्था की कोशिश रंग लाती है और उसके ससुराल के अनपढ़ मर्द पढ़ने लगते हैं।